Hello friends, welcome back to my channel Universe of Unsolved Stories. First of all, I am very disappointed. मुझे ये स्टोरी का सेकंड पार्ट अपलोड करते हुए लगभग 9 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये वीडियो में 100 व्यूज़ नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं ये स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर दूँगा ताकि और इसका स्टोरी भी स्किप कर दूँगा। तो बिना और कुछ बात के चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी माय कनिंग ओमेगा का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब ओइंग सिचन की और चैलेंजिंग लुक भरे देखकर कह रहा था कि अगर वो वांगजी का पैर 3 महीने के अंदर अंदर ठीक नहीं कर पाएगा तो वो यानी कि सिचन घर का हेड बन सकता है। जिस बात को सुनने के बाद सिचन भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था ओइंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी वो अपना रेपुटेशन को बचाने के लिए अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब होने के बाद वांगजी ओइंग सुयांग के साथ वांगजी के कमरे की ओर चले जाते हैं, जिसको देखने के बाद वहाँ पर प्रेजेंट हुए सभी रिलेटिव उसके साथ साथ मिसेस लानी अपने बटलर के साथ वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है मिसेस लानसू को, जो कि गुस्से में सिचन की ओर देखकर कह रहे थे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें किसने कहा यह डील करने के लिए? अगर किसी भी मिरेकल की जैसे वांगजी का पैर अचानक से ठीक हो गया तो तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हारा चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तभी ये सुनने के बाद जियांगचन उनके हाथों के ऊपर हाथ रखकर कहता है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे डैड ने मेरे ब्रदर को एक गांव में भेज दिया था और मुझे जितना जानकारी है अब तक उसने किसी भी तरह का तालीम यानी कि एजुकेशन नहीं लिया है, तो वो ये कुछ भी नहीं कर सकता। जिस बात को सुनने के बावजूद मिसेस लानसू को पता नहीं कैसे घबराहट हो रही थी और वो अपने घबराहट को छुपाते हुए जियांगचन की ओर देखकर कहते हैं, अगर जो तुम कह रहे हो वो सही है और अगर वांगजी का तबीयत नहीं ठीक हुआ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जिस बात को कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बड़े हॉल में सिर्फ बच जाते हैं सिचन और जियांगचन, जिसे देखने के बाद जियांगचन सिचन की ओर देखकर कहता है, बेबी क्या तुमने देखा तुम्हारे मॉम ने मुझसे किस तरह से बातें की? तभी सिचन कहता है, तब मॉम ने जो कहा मुझे वो फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी चीज़ का सियोरिटी नहीं होता तो वो ऐसे कैसे इतना बड़ा बातें कर सकता है। जिस बात को सुनकर जियांगचन उसके गालों में अपने हाथों को फेराते हुए वो भी सिडक्टिव हुए में कहता है, बेबी तुम वो बारे में भूल जाओ, चलो अब हम कमरे में चलते हैं, क्योंकि तुम मत भूलो आज हमारा वेडिंग नाइट है। जिस बात को सुनने के बाद सिचन भी खुश होकर जियांगचन के हाथ को पकड़कर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है, जो कि वांगजी को उसके कमरे में लेकर आया था और वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, क्या मैंने तुम्हारे टेस्ट पर पास हो गया? जिस बात को सुनने के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओइंग वांगजी से मिल चुका था और वो खुद को उसका फियोंसे कहकर इंट्रोड्यूस भी करवा चुका था, और तभी उन दोनों ने ये डील किया था कि वो उसके पैर को ठीक करने में मदद करेगा और उसके बदले वो ओइंग का बदला उसके परिवार से लेगा। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी कुछ नहीं कहता और वो अपने व्हीलचेयर को घुमा देता है, वो अपने बेड के पास जा सके और थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। तभी हमें दिखाते हैं ओइंग अपने ज्वेलरी वगैरह जो वो पहना था उसके ऊपर जो कोट वगैरह वो उतार रहा था। तभी वांगजी का नज़र ओइंग के गले पर पड़ता है, जहाँ पर एक पियोनी फ्लावर का टैटू बना था, जिसे देखने के बाद वांगजी को याद आता है कि आज से 5 साल पहले जब उसका ये खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था तो किसी ने उसका जान को बचाया था और उसके इंसान के गले में भी ऐसा टैटू था, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए वहीं की ओर देखकर कहता है, क्या तुम आज से 5 साल पहले किसी एक्सीडेंट स्पॉट पर किसी अल्फा का जान को बचाए थे? जिसे सुनने के बाद ओइंग कहता है, मैं रोज़ कितने लोगों की जान बचाता हूँ, तो मैं किस किस को याद रखूँ? इस बात को सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सैड हो जाता है, फिर भी वो ओइंग की ओर देखकर कहता है, आई एम सॉरी, आज मैंने
बहुत ही ज़्यादा सफ़र करा दे क्योंकि आज मैं वक्त पर गेट पर नहीं पहुंचा। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे जान ले लूंगा। को सुनने के बाद वांगजी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद वांगजी बेड पर लेट जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है विंग भी बाथरूम में फ्रेश होने के बाद चेंज करके वो भी वांगजी के बगल में जाकर सो जाता है, जिसे देखने के बाद वांगजी कहता है डर नहीं लग रहा है अगर मैं कुछ तुम्हारे साथ कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद विंग कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम इंजर्ड हो, और दूसरी बात अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे तो मैं अपने नीडल से तुम्हें घायल कर दूंगा। जिसको सुनने के बाद वांगजी थोड़ा घबरा जाता है और वो विंग से थोड़ा दूर होकर एक साइड पर लेट जाता है, फेस टर्न करके सो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब विंग का नींद खुलता है तो वो देखता है वांगजी को अपना पिलो समझकर उसके चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखकर सो रहा था। तभी विंग का नज़र वांगजी की हैंडसम फेस पर पड़ता है और वो जब वांगजी का शार्प जॉ लाइन के साथ साथ उसका आईब्रो और आईलैशेस को देखता है तो वो मन ही मन खुश होकर कहता है जो भी कह लो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, के साथ मैरिज करने का डील इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी के गालों को सहला ही रहा था। तभी वांगजी का नींद टूट जाता है और जब विंग ये देखता है तो वो ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वांगजी को किस करने वाला है, जिसे देखकर वांगजी अपने आँख को बंद कर देता है। तभी विंग हंसते हुए वांगजी के नाक को खींचते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था। के बाद वो आराम से बेड के ऊपर से उठ जाता है ताकि वो फ्रेश हो सके। तभी जब वो तैयार रहा था तभी वांगजी की ओर देखकर कहता है वांगजी तैयार रहना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो तुम्हें आज रात बैंक्वेट में मिल जाएगा। जिस बात को सुनकर वांगजी को समझ नहीं पाता और कंफ्यूज सा लुक देने लगता है, जिसे विंग बिल्कुल ही इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है बाथरूम पर। असल में ये बैंक्वेट किसी और का नहीं रिच पर्सन का था जिनके साथ डील करना लान कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला था। और लान सिचन और लान वांगजी के बीच में जो इस डील को क्रैक करता उसका पॉइंट्स इस कंपटीशन में ज़्यादा होता, क्योंकि उनके ग्रैंडमा के मुताबिक उन लोगों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। जो इंसान कैपेबल होगा अगर उसका पेट ठीक भी ना हो यानी कि लान वांगजी का, तो भी वो इस कंपनी को संभाल सकता है। तभी हमें रात में उस बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांगचन पहले ही वहाँ पर पहुँच गया था और उस इंसान की बेटी जिसका आज बर्थडे था उस इंसान को गिफ्ट देकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ये डील सिचन को दे दे। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ टीम में एंटर करते हैं हमारे वांगजी। देखकर सभी लोग चौंक गए। इसको वो दोनों इग्नोर करके वांगजी अपने दोस्तों के पास चला गया और वहाँ पर विंग खड़ा रह गया। तभी जियानचैन उस छोटी सी बच्ची को लाकर विंग के सामने खड़ा कर देता है और उसका मजाक बनाने के लिए कहता है मुझे पता है तुम तो इस लड़की के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए होगे। जिस बात को सुनने के बाद विंग मुस्कुराते हुए उस छोटी सी बच्ची की ओर देखकर कहता है बेटा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ और वो है आपका फेवरेट सॉन्ग। ऐसा कहकर वो उस पार्टी के मिडिल में पहुंच जाता है जहां पर एक ग्रैंड सा पियानो रखा गया था और वहां पर बैठकर उस पियानो को प्ले करते हुए उसके फेवरेट गाने को गाने लगता है। तभी हमें दिखाता है जिस बात से उस बिजनेसमैन के बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है हमारा विंग, जिस चीज़ को देखकर जियानचैन जल भून जाता है और मन ही मन सोचता है ये कैसे इसका फेवरेट सॉन्ग उससे प्यार कर सकता है एज ए गिफ्ट, और उसका ये छोटा सा गाना उसके इतने महंगे गिफ्ट से ज़्यादा प्रीसियस कैसे हो सकता। अभी वांगजी विंग के पास आकर उसको थम्स अप दिखाते हुए कहता है हमारा गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसे सुनने के बाद विंग भी मुस्कुरा देता है। तभी मिस्टर शिन यानी कि वो बिजनेस क्लाइंट वहाँ पर पहुँच गया था, जिसे देखने के बाद सिचन दौड़कर जाकर उसके साथ वो डील के बारे में बात करने लगता है, जिस चीज़ से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था। और तभी दूसरी तरफ हमें वो दिखाते हैं वांगजी भी जाकर उस इंसान से वो डील के बारे में बात करने ही वाला था। तभी सिचन चिल्लाते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले ही मना कर चुके हैं और वो मुझे नहीं लगता वो इस डील में इंटरेस्टेड है। ऐसा कहने के बाद वो विंग की ओर देखकर कहता है और तुम, मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद मिस्टर शिन उस इंसान को घूरते हुए यानी कि सिचन की ओर घूरते हुए कहते हैं
तुम ऐसे कैसे डॉक्टर वोइंग से बात कर सकते हो कि इस पार्टी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। जिस बात को सुनने की सिचन के साथ साथ लानवांग जी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर वोइंग की ओर देखने लगता है। तभी मिस्टर शिन वोइंग की ओर देखकर 90 डिग्री बो करके उसे थैंक यू कहने लगते हैं और कहते हैं थैंक यू, आप अगर 2 महीने पहले मेरा जान नहीं बचाते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो उस उइंग के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट मंगाने लगते हैं, जिसको देखकर उइंग मना कर देता है और कहता है मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे हस्बैंड के साथ डील कर लो। बात को सुनने के बाद मिस्टर शिन ना चाहते हुए भी कहते हैं अगर उनका मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये डील उनके साथ ज़रूर करूँगा। जिस बात को सुनने के बाद सिचन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। जिस बात को देखकर मिस्टर शिन उस पार्टी से हमारे लान सिचन के साथ साथ जियानचान को बाहर फेंकवा देते हैं। जिसके बाद सिचन गुस्सा होकर किसी को कॉल कर देता है ताकि वो वांग जी के प्रपोजल को चोरी कर सके, क्योंकि उसने ये सोच लिया था ये डील उसे नहीं मिला तो वो ये वांग जी को भी पाने नहीं देगा। इसके बाद हमें वांगसेन को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग हर रात लानवांग जी का ट्रीटमेंट कर रहा था, वो भी अपने नीडल्स के सहायता से। और वो लानवांग जी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हर्ब्स वगैरह अपने हॉस्पिटल से मंगवा लिया था, जो पूरी तरह से जड़ी बूटी से बनाया गया था। तभी अचानक से एक दिन जब विंग वांग जी के ट्रीटमेंट के लिए उसके पाँव के अंदर नेडल्स को लगाता है, जिसके बाद लानवांग जी को थोड़ा महसूस होता है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है लानवांग जी की आंखों में आंसू आ गया था, जिसे देखकर विंग उसको कंफर्ट करने के लिए उसे हक कर लेता है और उसको पीठ को सिलाते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे अगर तुम मेरे मेडिकेशन को फॉलो करोगे। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी भी विंग को हक करता है और उसके कहता है थैंक यू, अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता, क्योंकि सारे डॉक्टर्स मुझे मना कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू देम मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तभी अचानक से विंग को एहसास होता है अभी वो दोनों गले लगाए हुए हैं, जिसको एहसास करने के बाद विंग का फेस बिल्कुल ही रेड पड़ जाता है और वो धीरे से वांग जी को खुद से दूर कर देता है, क्योंकि शादी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को एक बिजनेस पार्टनर और डॉक्टर एंड पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सिर्फ वो दोनों एक साथ एक बेड पर सोते हैं, उसके अलावा उन लोगों के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। और ये पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए थे, तो उन दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्डनेस तो आना लाजमी है। लेकिन तभी विंग ये सारे चीज़ को दूर करते हुए वांग जी की ओर देख कर कहते हैं वांग जी क्या तुम ट्राई कर सकते हो थोड़ी देर के लिए खड़ा होने के लिए। जिस बात को सुनकर वांग जी अपने व्हील चेयर से खड़ा होने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद पूरी तरह से खड़ा हो गया था, लेकिन इतने दिनों के बाद होने के चलते उसके पाँव में उतना स्ट्रेंथ नहीं था, इसीलिए वो गिरने लगता है। तभी विंग वांग जी को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इनबैलेंस होकर वो दोनों पेड़ के ऊपर गिर गए थे। यानी कि वो सिचुएशन ऐसा था कि विंग नीचे था और वांग जी उसके ऊपर। अभी हमें दिखाया जाता है सोयांग को, जो कि बिना नॉक करके उस रूम के अंदर चला आया। के बाद जब वो उन दोनों को उस सिचुएशन में देखता है तो वो घबरा जाता है और अपने आंखों को बंद करके सॉरी कहकर बाहर चला गया। जिस बात से हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्सा होते हुए सोयांग को गाली देने लगता है और थोड़ी देर बाद वो सोयांग को फ़ोन करके बुला लेता है रूम के अंदर। और जब सोयांग उस रूम के अंदर जाता है तो दिखाया जाता है वो अपने नज़र को ओपन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो दोनों अभी भी उस सिचुएशन में हो गए। लेकिन तभी लानवांग जी गुस्सा करते हुए अपने पास में पड़े गए पिल्लो को उसके फेस पर फेंक देता है और सोयांग नाक देखने के चलते उसे पकड़ भी नहीं पाता और बुरी तरह से वो पिल्लो उसके फेस पर लग जाता है। तभी लानवांग जी चिल्लाते हुए कहता है अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। जिस बात को सुनकर सोयांग हंसकर कहता है मुझे पता है और मुझे ये भी पता है जो न्यूज़ मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा खुशी से पागल हो जाओगे। तभी वांग जी कहता है ऐसा क्या बात है। तभी सोयांग कहता है हमें वो डील मिल गया। जिस बात से वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोयांग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और जब सोयांग वहाँ से जाने ही वाला था तभी वांग जी चिल्लाते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम से रूम के अंदर नॉक करके एंटर करना। तभी सोयांग मुड़कर अपने आँखों को दबाते हुए वांग जी की ओर देख कर कहते हैं बॉस आप टेंशन मत लो,
नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं आऊँगा। जब भी मुझे कोई काम होगा तो मैं आपको स्टडी रूम पर मिलूँगा। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी भी ब्लश करने लगता है, क्योंकि जब ये सिचुएशन हुआ था उसके बाद वांग जी के साथ उइंग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगा था, और जिसके चलते उइंग ने वांग जी को सही से बेड पर बिठा कर वहाँ से चला गया था बाथरूम के अंदर। वो अभी भी बाथरूम के अंदर ही था और बाहर नहीं आया। इसे देखने के बाद वांग जी अपने पैरों के सहारे धीरे धीरे चलकर जाकर वॉशरूम के दरवाजों को पीटने लगता है और विंग को कहता है, तुम्हें ऑकवर्ड महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों मैरिड हैं, तो ये सब होना तो लाजमी है, और बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम इतने देर तक अंदर रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, जो कि मिरर में खुद को ही देखे जा रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल ही रेड पड़ गया था। उसके बाद वो भागकर आकर वांग जी की ओर ना देखकर चुपचाप अपने आप को फुल्ली ब्लैंकेट में कवर करके अपने साइड पर लेट जाता है, जिसको देखकर वांग जी भी मुस्कुराने लगता है और धीरे धीरे आकर उस अपने साइड पर लेटकर विंग की ओर अपना फेस को टर्न कर लेता है, जो कि दूसरी तरफ अपने फेस को टर्न करके लेटा हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा सिचन का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि लान वांग जी को वो डील मिल चुका है, और सिचन क्या करेगा वांग जी को उसके रास्ते से हटाने के लिए। और उसके अलावा हमारे वांगसियन के लव लाइफ से ट्रैक पर आएगा और कैसे शुरू होगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।